अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कुछ करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होगा और आपके एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस लेक्चर को दोनों चीज़ों के लिए कंसिडर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रिड्यूस कोर्स का कुछ मामला चल रहा है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन। तो इस वक्त जो मैं लेक्चर में बातें कवर करूंगा वो मैं ओवरऑल बात करूंगा और मैं पूरी बात करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सीज के हवाले से, जिसे आप इनऑर्गेनिक की IUPAC भी कहते हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक के IUPACs के हवाले से। तो जो भी बात होगी वो ओवरऑल होगी, पूरे टॉपिक से रिलेटेड होगी, पूरे कोर्स से रिलेटेड होगी। उसमें रिड्यूस या नॉन रिड्यूस वाली बात नहीं होगी। रिड्यूस या नॉन रिड्यूस वाली बात आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या चीज आपके कोर्स में कंसिडरेबल हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही। सो नाउ मूविंग टू के ये कॉम्प्लेक्सीज दरअसल होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्सीज आर बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास एक मेटल एटम होता है और उस मेटल एटम के साथ कोई लिगेंड बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है और साथ में कोई नेगेटिव स्पीशी और पॉजिटिव स्पीशी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सीज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि 4 वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज A B C and D। अच्छा, एक स्मॉल वेरिएबल भी है, स्मॉल n। इसका क्या फंक्शन है, सारे वेरिएबल्स का फंक्शन बताता हूँ। बेसिकली ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना, ये सीक्वेंस जिस हिसाब से आप नेमिंग करते हैं, ये सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग है। मतलब आपके पास जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको सबसे पहले नाम ए का लिखना होता है, जो भी ए की पोजीशन पर मौजूद है। अच्छा, देन उसके बाद आप बी का नाम लिखते हैं। अच्छा, बी पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज होगी, 2-3 लिगेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी लिगेंड हो बी की जगह पर, फिर ए के बाद बी का नाम आता है। बी के बाद आप सी की पोजीशन पर जो भी चीज होती है उसका नाम लिखते हैं एंड आफ्टर दैट आप डी का नाम लिखते हैं। ठीक है, बारी बारी कौन क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है। A B C and D ये जो वेरिएबल्स हैं ये इनकी बेसिकली नेमिंग की सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो इसको जरा सा आपने अपने जहन में रखना है। अब हम मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जब हम नाम लिखते हैं तो हमारे पास ए होता है, यानी कि हम सबसे पहले ए का नाम लिखते हैं। तो ए पर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए जो भी स्पीशी होगी इट मस्ट बी पॉजिटिव। याद रखिएगा, ये हमेशा कोई भी जो भी स्पीशी ये होगी ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अमूमी तौर पर IUM इनके आखिर में आ रहा होगा, IUM इन लास्ट ऑफ दीज। इनके नेम्स के लास्ट में IUM आ रहा होगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, सॉरी कैल्शियम +2 होता है, मैग्नीशियम, अमोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी स्पीशी होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। जो भी चीज होगी वो बस पॉजिटिवली चार्ज होगी, इतना याद रखना है। और जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले नाम ए का आएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ अब मूव करते हैं कि पोजीशन बी की तरफ। तो बी पर क्या होता है आपके पास, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बी पर आपके पास लीगेंड होता है। तो हम यहां लिख देते हैं हेयर लीगेंड इज अटैच्ड। इधर आपके पास लीगेंड होता है, हेयर लीगेंड इज अटैच्ड
अच्छा, अब लीगेंड जो होता है आपके पास, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो लीगेंड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड न्यूट्रल। लीगेंड आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अच्छा, लीगेंड होता क्या है दरअसल? बेटा लीगेंड वो स्पीशी होती है जो हमारे पास हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स में जो सी है, ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। सवाल यह है सर कि नेगेटिव लीगेंड दे रहा है, समझ में आता है, न्यूट्रल लीगेंड दे रहा है, समझ में आ रहा है। सर पॉजिटिव का मतलब तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए कैसे दे सकता है, सवाल ये है। तो ऐसा होता है बेटा, पॉजिटिव लीगेंड्स भी होते हैं। फिलहाल मैं इसके डिस्कशन में डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके कोर्स के रेलेवेंट नहीं है। आपके कोर्स में जब भी लीगेंड आएगा वो या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल लीगेंड ही होगा, कभी भी पॉजिटिव लीगेंड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब पहले तो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव लीगेंड के लिए क्या होगा। अब यहां पर एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इफ नेगेटिव ligand is attached, then its name gets a slight change। इसके नाम में बहुत मामूली सा चेंज आता है। लास्ट अल्फाबेट और अल्फाबेट्स of its name is replaced by O, ठीक है। नेगेटिव लीगेंड अगर होगा तो नेगेटिव लीगेंड के आखिर में उसका जो नाम के अल्फाबेट या अल्फाबेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे ओ से। कहीं पर सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज होता है, कहीं पर दो तीन अल्फाबेट चेंज होते हैं, इसलिए मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। अब कहां पर क्या चेंज आता है उसकी लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, आप उस लिस्ट को देख सकते हो। ये हमारे पास नेगेटिव लीगेंड्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। Here are some examples of negative ligands। अच्छा, इसमें बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड्स ऐसे हैं जिनका तस्करा कभी भी आपके पास पेपर्स में, आपके असाइनमेंट्स में, आपके पेपर्स में नहीं हुआ होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर दोज। अच्छा, मैंने फिर इतनी लंबी फहरिस्त बनाई क्यों है सर, जब आपको पता है कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो फिर आपने इतनी लंबी फहरिस्त क्यों हमारे सामने रख दी? बेटा असल में मैंने कुछ कॉलेजेस के पेपर में, कुछ जगहों के पेपर में कुछ ऐसे लीगेंड देखे जो कॉमनली आपके पास यूज नहीं होते। तो बच्चे बड़ा परेशान थे, सर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो मैंने अपनी दानिश के मुताबिक जितने लीगेंड्स मुझे याद पड़ रहे थे, मैंने उनकी एक लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर करके रख दी है, आप इन सबको देख सकते हो। अब मैंने जैसा कि कहा कि अगर नेगेटिव लीगेंड होता है तो उसके आखिर के अल्फाबेट या अल्फाबेट्स को बदलकर ओ से बदल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो CN एक नेगेटिव लीगेंड है, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। इसका नाम है, ओरिजिनल नेम क्या है साइन का? सायानाइड, ठीक है। इसके नाम के आखिर के ई को चेंज कर देते हैं, सायानो कर देते हैं, या तो सायानीडो कर देते हैं या फिर सायानो पढ़ लेते हैं, दोनों बातें सही हैं। सायानीडो भी कह सकते हैं, सायानो भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए NC नेगेटिव है, इसका नाम होता है आइसोसायानाइड, इसको हम आइसोसायानीडो भी कह सकते हैं, आइसोसायानो भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाए OCN नेगेटिव, इसका नाम होता है सायानेट, इसके आखिर के ई को चेंज कर देते हैं सायानेटो। फिर NCO नेगेटिव, इसका नाम होता है आइसोसायानेट, इसको हम चेंज कर देते हैं आइसोसायानेटो। फिर देख लीजिए थायोसायानेट को थायोसायानेटो में, फिर आइसोथायोसायानेट को हम चेंज कर देते हैं आइसोथायोसायानेटो में। हाइड्राइड को चेंज कर देते हैं हाइड्रिडो में।
ड्यूटराइड, ड्यूटराइड जो है वो आइसोटोप है बेटा हाइड्रोजन का, ड्यूटराइड को चेंज कर देते हैं ड्यूटीरिडो में, हाइड्रोक्साइड को चेंज कर देते हैं हाइड्रोक्सो में, सल्फेट को चेंज कर देते हैं सल्फेटो में, सल्फाइड को चेंज कर देते हैं सल्फीटो में, थायोसल्फेट को चेंज कर देते हैं थायोसल्फेटो में, सल्फाइड चेंज हो जाता है सल्फीटो फीडो में, नाइट्रेट। अच्छा यहाँ देखिएगा NO3 और NO2, नाइट्रेट है एक और एक नाइट्राइट है, नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रीटो में, नाइट्रेट चेंज हो जाता है नाइट्रेटो में। यहां पर भी एक कंफ्यूजन आती है N3-1 और N-3, ये कहलाता है बेटा अजाइड और इसका नाम चेंज होता है अजाइडो में, अजीडो, अजीडो कहते हैं लोग, अजाइडो कहते हैं लोग, एजिडो कहते हैं लोग, तो आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगे, इसका नाम चेंज हो जाता है एजिडो में, ठीक है। और ये है नाइट्राइड N-3, इसको चेंज कर देते हैं नाइट्रीडो में। फिर आ जाइए कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो है, फॉस्फेट फॉस्फेटो, ऑक्साइड को ऑक्सो, पर ऑक्साइड को पर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइड को सुपर ऑक्सो, फ्लोराइड को फ्लोरो, क्लोराइड को क्लोरो, ब्रोमाइड को ब्रोमो, आयोडाइड को आयोडाइड को आयोडो। ये ऑक्सिलेट आइन है, ऑक्सिलेटो, मरसेप्टेन मरसेप्टो, एसिटेट एसिटो, फॉस्फाइड फॉस्फीटो। इनके ऊपर जो मैंने चार्जेस लिखे हैं, क्योंकि हमें चार्ज बैलेंसिंग करनी होती है जब हम इसका नेम कर रहे होते हैं ना, IUPAC कॉम्प्लेक्स इसके नेम कर रहे होते हैं, तो हम इसका जो है वो चार्ज बैलेंसिंग करनी होती है। तो चार्जेस की वैल्यूज जो है इनकी याद कर लीजिएगा, कहाँ -2 है, कहाँ -1 है, कहाँ -3 है, क्योंकि इसके बगैर अगर हम चार्जेस को बैलेंस नहीं करते तो हमारे लिए जरा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा अब हमारे पास आ जाए, तो ये तो हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड की फहरिस्त आ गई। अब मैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बता देता हूं आपको, कि जो कॉमनली हमारे कोर्स में यूज होते हैं, उनकी भी लिस्टिंग कर लेते हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं। अच्छा न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम में कोई फर्क नहीं आता सिवाय कुछ एक आध के, जैसे H2O। अब H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम होता है वाटर, आप सब जानते हो, इसे हम कहते हैं एक्वा, ठीक है। इसी तरीके से CO है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल, ठीक है। अच्छा CS है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसे हम कहते हैं थायोकार्बोनाइल। फिर NH3 है, इसको हम कहते हैं अमाइन। इसके बाद PH3 है, इसे हम कहते हैं फॉस्फीन। फिर आपके पास NO है, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसाइल। फिर आपके पास EN है, इसे हम कहते हैं इथाइलीन डाइअमाइन, इसका पूरा नाम टेट्रा एसीटेट। एक और हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड होता है DMG, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमो। अच्छा मैं ये EN और DMG जो है ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स कहलाते हैं। अच्छा मैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाली बात क्यों कर रहा हूं, दरअसल आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां पर लिगेंड की पोजीशन है, लिगेंड की पोजीशन के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, लिगेंड हमेशा अमूमी तौर पर ब्रैकेट में लिखा होता है, और इसके साथ छोटा सा N लिखा हुआ है। व्हाट इज N? तो यहाँ मैं पहले N बता दूं, व्हाट इज N? N हमारे पास है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड प्रेजेंट, कितने लीगेंड प्रेजेंट हैं, ये हमारे पास जो है वो N बताता है। अच्छा इसको नंबर ऑफ लीगेंड जो है वो अमूमी तौर पे कोऑर्डिनेशन नंबर से भी रिप्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कौन सा लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, ये होता है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली हमेशा वही नहीं होता जो लीगेंड का नंबर है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में ज्यादातर बात सिंपल केसेस में की गई है, तो सिंपल केसेस में अमूमी तौर पर जो लीगेंड का नंबर होता है एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल का भी होता है, क्योंकि उतने ही कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे होते हैं
तो ये चीज आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। बट ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होता है, ठीक है, इसको जरा सा फिक्स मत कीजिएगा प्लीज। अब n के ऊपर जो काउंटिंग होती है ये आपके पास नंबर्स में लिखा होता है 1 2 3 4 5 करके ना, ठीक है। तो अगर 1 होता है तो 1 के लिए तो कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अगर 2 होता है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 के लिए दो तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ किसी वजह से। अगर 2 है तो इसके लिए हम डाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, 3 है तो ट्राई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, 4 है तो टेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 5 है तो पेंटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 6 है तो हेक्सा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एंड सो ऑन बात चलती रहती है। लेकिन डाई ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, ट्राई ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक और लफ्ज है जिसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड हेक्साकिस, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि सर किस वक्त कौन सा इस्तेमाल होता है? बेटा अगर आपका लीगेंड इनऑर्गेनिक है, ठीक है, तो आप डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, और अगर आपका लीगेंड ऑर्गेनिक है तो आप बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है? बेटा ये दोनों ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, आपके कोर्स में जो आते हैं। उसके अलावा ये ऑर्गेनिक है, ऑक्सिलेटो एसिटो ये ऑर्गेनिक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऑर्गेनिक है, बाकी सारे इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। बस ये चार हैं, तो मेरे ख्याल से ये चार याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप इजीली इन चार को तो याद रख ही सकते हो। तो बी के हवाले से काफी लंबा डिस्कशन हुआ क्योंकि बी हमारे पास है ही डिटेल्ड। तो मैंने बी के हवाले से सारी बात कर दी है कि व्हाट इज बी। बी पर क्या आता है हमारे पास? बी पर लीगेंड आता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सी। प्लेस ऑफ सी के सी की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है? अगर मैं सी की बात करूं तो सी की जगह पे हमारे पास नंबर थर्ड प्लेस पर हमारे पास आता है सी। और सी पर क्या होता है बेटा? हमेशा याद रखिएगा, सी पर हमेशा ट्रांजिशन मेटल होता है, हमेशा। ऑलवेज देयर इज ट्रांजिशन मेटल एट द प्लेस ऑफ सी। अच्छा, अब ट्रांजिशन मेटल के नाम में भी थोड़ी सी मंतक है जो आपको समझ लेनी चाहिए। वैसे तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, इसको देख लीजिए। इफ ए इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर फॉर्मूला में ए मौजूद है। अच्छा, ये बात मैं ऊपर शायद करना भूल चुका हूं तो मैं भी बता देता हूं। देखिए बेटा, ए बी सी डी ये मैंने चार चीजें बताई हैं। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्मूला में आपको यही चारों चीजें मिले। हो सकता है किसी फॉर्मूला में सिर्फ बी सी और डी हो सकता है किसी फॉर्मूला में सिर्फ ए बी सी हो सकता है किसी फॉर्मूला में ए बी सी डी चारों हो। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी नाम की, यानी अगर बी सी डी है तो पहले नाम बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर डी का आएगा। अगर ए बी सी है तो पहले नाम ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा। अगर ए बी सी डी है तो पहले नाम ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर डी का आएगा, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला में ए मौजूद है, यानी कि अगर फॉर्मूला में ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली स्पीशी यानी ए मौजूद है, इफ इट इज प्रेजेंट, इफ ए इज प्रेजेंट इन दी कंपाउंड, अगर ए कंपाउंड में मौजूद है, देन तो फिर आप क्या करते हैं? देन ATE इज एडेड, ATE लगा दिया जाता है एट द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अगर A मौजूद है तो ट्रांजिशन मेटल के लास्ट में आप 8 लगा देते हो along with its Latin name। along मैं यहां लिख देता हूं, along with its Latin name। अब ये सर बड़ी अजीब सी बात है सर, देखें
कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके लैटिन नेम हैं, जैसे आयरन का है फेरस, कॉपर का है क्यूप्रस, मरकरी का है हाइड्रोजनम, कुछ का है सर हम मानते हैं, लेकिन सर सारे एलिमेंट्स का लैटिन नेम नहीं है। तो फिर क्या करें बेटा, देखो ATE लगना तो लाजमी है, चाहे लैटिन नेम हो या नहीं हो, लेकिन शर्त क्या है ATE लगने की कि फॉर्मूला में ए मौजूद हो, ए होगा तो ATE लगेगा, वरना ATE मत लगाना, सिर्फ उसका जो ओरिजिनल नेम है वही छोड़ देना। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर लैटिन नेम नहीं है सर, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर आप ATE लगा देंगे इंग्लिश नेम के लास्ट में। अभी एग्जाम्पल उस करेंगे तो क्लियर होगा। इस बात को, ये जो मैंने जुमला लिखा, इसको एक और तरीके से भी बताया जाता है, मैं वो दूसरा जुमला भी लिख रहा हूं यहां पर। इफ कॉम्प्लेक्स इज एनआयोनिक, ठीक है, देन 8 is added at the ending of the name of transition element। अगर कॉम्प्लेक्स एन आयोनिक है, ये क्या बात हुई सर बेटा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास कभी पॉजिटिव होता है, ये कॉम्प्लेक्स कभी ओवरऑल चार्ज की बुनियाद पर नेगेटिव भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स कभी हमारे पास ओवरऑल चार्ज की बुनियाद पर न्यूट्रल भी हो सकता है। So if it is negative, then it is called as anionic. If it is positive, then it is called cationic. And if it is neutral, then it is called as neutral. तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपके पास एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो 8 लग जाता है। इसको दो तरह से हम कह सकते हैं, तो हमने दोनों बातें लिख दी। अच्छा, आखिरी बात, द ऑक्सीडेशन नंबर of the ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है is written just after its name after its name in रोमन नंबर्स। ट्रांजिशन मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो रोमन नंबर्स में लिख दिया जाता है उसके नेम के फौरन बाद, ठीक है। अच्छा, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये बात मजीद और क्लियर भी हो जाएगी। सी पोजीशन के बाद अब बारी आती है हमारे पास डी की, नंबर 4 पर है। अगर आपके पास डी भी मौजूद हो तो क्या होगा, सबसे पहले तो डी क्या होता है ये समझ लीजिए, इट शुड बी नेगेटिव। डी जो है वो आपके पास नेगेटिव ही होगा, इसके पॉजिटिव होने की कोई इम्कानात नहीं है, ठीक है। अच्छा, डी का हमेशा ओरिजिनल नाम लिखा जाता है, ठीक है, इसके नाम में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं आता, जो नाम है वही लिखा जाता है। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। जैसे कि लिखा हुआ है NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव चार्ज का जो नाम होता है वो होता है नाइट्रेट। इसी तरीके से लिखा है NO2 नेगेटिव, इसका चार्ज का ओरिजिनल नेम होता है नाइट्राइट। इसी तरीके से CO3 नेगेटिव 2 लिखा है तो इसके चार्ज का नाम होता है कार्बोनेट। SO4 नेगेटिव 2 लिखा है तो इसका नाम होता है सल्फेट। SO3 नेगेटिव 2 लिखा हो तो इसके नाम का जो चार्ज है उसका नाम होता है सल्फाइड।
PO4 -3 लिखा है, तो ये होता है फॉस्फेट। P और इसके अलावा आपके पास क्लोरीन नेगेटिव लिखा है, तो इसे हम कहते हैं क्लोराइड, नेगेटिव चार्ज को। Br नेगेटिव लिखा है, तो इसे हम कहते हैं ब्रोमाइड। I नेगेटिव लिखा है, तो इसे हम कहते हैं आयोडाइड। F नेगेटिव लिखा होगा, तो इसे हम कहेंगे फ्लोराइड, एंड सो ऑन। सर इसमें से अच्छे खासे तो आपने लिगेंड के तौर पे भी लिखे थे, ये क्या बात हुई कि लिगेंड भी हैं और वो भी हैं? बेटा हो सकते हैं, ये जितने भी लिगेंड हैं ये तमाम के तमाम डी की जगह पर आ सकते हैं, सही है। तभी आप देखो जब मैंने लिगेंड के नाम लिखे तो मैंने इनका ओरिजिनल नेम भी लिखा था। ओरिजिनल नेम लिखने की वजह ही यही थी क्योंकि मुझे पता है कि इन ये सब के सब डी की जगह पर भी आ सकते हैं, और जब ये डी की जगह पर आएंगे ना तो इनका ये कन्वर्टेड नेम नहीं लिखा जाएगा, इनका ओरिजिनल नेम लिखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ओरिजिनल नेम भी बता दिए थे उसी वक्त, ठीक है। तो डी की जगह पर कोई भी जो भी स्पीशी होगी दैट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें चीजें मजीद बेहतर अंदाज में क्लियर हो सके। जो बातें हमने अभी तक की हैं उन बातों की हम प्रैक्टिस भी एक कर सकें, छोटी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ सवालात हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी और मैक्सिमम केसेस को हम कवर कर सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा, लीगेंड के साथ मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ। इफ मल्टीपल ligands are present, then alphabetic order is followed for their names। उनके नामों के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। जी बेटा, तो हम कह रहे थे कि अगर मल्टीपल लिगेंड्स प्रेजेंट हों किसी कॉम्प्लेक्स फार्मूला में, जैसे यहाँ पर कभी कभार हो भी सकता है, तो आप उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे फॉर नेमिंग, ठीक है ना। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है, और वो मिसकंसेप्शन ये है कि आपकी जो सिंध बोर्ड की बुक है, सिंध बोर्ड की बुक में ये बात लिखी है कि अगर नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड मौजूद होगा कंपाउंड में, तो आप पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। जबकि आईयूपीएससी का स्टैंडर्ड रूल, फेडरल बोर्ड की बुक, पंजाब बोर्ड की बुक्स, बलूचिस्तान और केपी के बोर्ड की बुक्स, बाकी तमाम बुक्स में यही बात लिखी है, जो आईयूपीएससी का रूल इजारिया जो जारी हुआ है कि आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, कि लीगेंड आपके पास कोई सा भी हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, नेगेटिव न्यूट्रल दोनों हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर पे ही लिखना है। हर किताब में ये बात लिखी है सिवाय आपके सिंध बोर्ड के, जो कि सिंध बोर्ड में ये बात गलत लिखी है। ऐसा नहीं होता, सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है, नेगेटिव न्यूट्रल की बात नहीं होती। अब यहाँ पर सवाल क्या आ जाता है सर कि हम अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या करें। भाई मैं तो जो सही था वो मैंने बता दिया, और मेरा यही मशवरा है कि जो सही है वही करना चाहिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन K3FeCN6। अब ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब इस फॉर्मूला में सबसे पहले काम क्या करो, सबसे पहला काम जो करना है चाहिए आपको मेरे हिसाब से, वो ये करना चाहिए कि आप इस फॉर्मूला में कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, ये पता कर लो। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर जो लिखा होगा वो हमेशा ए होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी और सी होता है, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो बी होता है, जो राउंड ब्रैकेट के बगैर होता है वो सी होता है। यहाँ डी है ही नहीं। तो अब नाम जब लिखोगे तो नाम किस तरीके से लिखोगे, पहले नाम आता है ए का, ठीक है। ए क्या आएगा, पोटेशियम, ए का नाम आ जाएगा पोटेशियम।
अच्छा, मैंने यहाँ पर अमूमी तौर पे बच्चों को एक गलती करते हुए देखा है। क्या गलती करते हुए देखा है? गलती ये करते हुए देखा है कि वो यहाँ लिखते हैं ट्राई पोटेशियम। भाई डाई ट्राई सिर्फ और सिर्फ लीगेंड के नाम के साथ आता है, बाकी ए सी या डी में से किसी के साथ नहीं आता। जो लिखा हुआ है उतना ही लिखना है बस। तो यहाँ पे पोटेशियम 3 है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है K3, मतलब ट्राई पोटेशियम। आप सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है? पोटेशियम लिख दिया। अब ए के बाद नाम आएगा बी का। अच्छा, बी के नीचे क्या है? बी के नीचे 6 है, तो आपने लिखना है हेक्सा, बिकॉज ये एक इनऑर्गेनिक लीगेंड था। हेक्सा। अच्छा, ये कौन सा लीगेंड है? नेगेटिव है या न्यूट्रल है? तो ये नेगेटिव लीगेंड है। आप देख सकते हो लिस्ट पे जाकर, मेरा नेगेटिव लीगेंड सबसे टॉप पर ही है, सायानाइड। इसको हम क्या लिखते हैं? सायानो। तो आपने क्या लिखा है इसको? आपने लिखा पोटेशियम हेक्सा सायानो। पोटेशियम हेक्सा सायानो। अब आपको लिखना है सी, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम में शर्त क्या थी कि अगर ए मौजूद हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का नेम लैटिन में लिखा जाता है और ATE लगाया जाता है। तो क्या यहाँ ए मौजूद है? तो जवाब है जी सर, ए मौजूद है। तो इसका मतलब इसका नाम आयरन नहीं लिखूंगा मैं, फेरस में लिखूंगा लैटिन नेम में, और ATE लगाऊंगा। तो क्या लिखूंगा? हेक्सासायानो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट। अच्छा, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट। अब उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के जब नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इन रोमन नंबर। मुझे नहीं पता आयरन के ऊपर चार्ज क्या है, मुझे चार्ज पता करना है, और हर सवाल में ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज आप पता करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप देख ले, मैं पता कर लेता हूँ यहाँ पर कि क्या आएगा। देखिए, पोटेशियम के एक एटम पर चार्ज होता है +1, तो 3 एटम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है? 3 एटम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा ऑब्वियसली। और Cn के एक मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है -1, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -6। अब +3 है और -6 है आपके पास। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 ही है, यहाँ पर कोई मुझे चार्ज नजर नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पोटेशियम सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है यहाँ पर। तो नेगेटिव यहाँ पे -6 है, पॉजिटिव पोटेशियम से +3 मिल रहा है। कितने की कमी रह गई? +3 की कमी रह गई 6 पूरा करने के लिए। तो आयरन के ऊपर चार्ज होगा +3, इसको कह दिया पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट, और रोमन नंबर में लिख दिया 3, ठीक है? अब एक और एग्जांपल करते हैं। K4FeCN6। K क्या है? पोटेशियम, ठीक है? टेट्रा पोटेशियम मत लिखना, सिर्फ पोटेशियम आएगा। अब उसके बाद बी का नाम आता है। पहले ABC तो जज कर लूं, मैंने ABC जज ही नहीं किया। ये A, ये B, ये C। अच्छा, पोटेशियम आ गया। अब सायानो कितने हैं? 6 है, नेगेटिव लिगेंड होता है, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा सायानो, ठीक है? अब अगेन ए मौजूद है तो लैटिन नेम आएगा फेरेट। चार्ज लिखना है, चार्ज पहले देखें तो सही है क्या। एक पोटेशियम पे +1 होता है, 4 पे +4 हो जाएगा। साइनाइड पर -6 होगा टोटल, एक पर -1 होता है, 6 है तो -6 हो जाएगा। अब अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हमेशा इक्वल होते हैं, तो जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, तो +2 होना चाहिए ये, तो फेरेट 2, ठीक है? एक और नाम देखें, CO NH3 NO2 और Cl3, ठीक है? अब इसका नाम देखिए, यहाँ पर भी पहले देख लेते हैं। अब ए नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर ए होता है, राइट साइड पर डी होता है। ये डी है, ये सी है, ये दोनों ब्रैकेट्स में है, ये दोनों बी है, लीगेंड है, ऊपर मैंने बताया, ठीक है? अच्छा, अब पहले नाम तो सीक्वेंस के हिसाब से ए का आता है, ए नहीं है तो बी का आएगा।
अब बी दो है मेरे पास, एक NH3 है और एक NO2 है। अब दोनों ही पहले देखें लिगेंड कौन से हैं, दोनों ही लिगेंड्स हैं न्यूट्रल, एक NO है और एक NH3 है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो पहले नाम किसका लिखूं, NH3 का लिखूं या NO का लिखूं? बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा, पिछले वाले दोनों एग्जांपल्स में एक ही लिगेंड था, यहाँ पे अब मल्टीपल लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। NH3 अमाइन A से शुरू होता है, NO नाइट्रोसाइल O से शुरू, N से शुरू होता है, तो ये हो जाएगा 6 अमाइन है, तो इसको लिखेंगे हेक्सा अमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन डाई, दो हैं नाइट्रोसाइल, डाई नाइट्रोसाइल, ठीक है, इसके बाद सी का नाम कोबाल्ट, इसमें ATE नहीं लगाऊंगा क्योंकि ए नहीं है, कोबाल्ट आएगा ओरिजिनल नेम कोबाल्ट। अच्छा कोबाल्ट के साथ इसका चार्ज भी आना है, अब चार्ज पहले पता कर लेते हैं क्या है भाई। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, NO2 NOB न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर डी की जगह पे जो भी चीज आती है वो नेगेटिव होती है, 3 है तो ये हो जाएगा -3, एक पर -1 होता है, 3 तो -3, तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी होना चाहिए, बराबर कर लो, +3, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज आ गया 3, हेक्सा अमाइन डाइनाइट्रोसाइल कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहाँ पर भी ट्राई क्लोराइड मत लिखना बेटा, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड लिखना, सिर्फ डाई ट्राई किसके साथ आता है, बी के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता, ठीक है। अगला देखिए, मैग्नीशियम निकल SCN और अब यहां देखिए पहले तो ABCD फाइंड कर लेते हैं, ABC, पहले आपने नाम लिखा ए का मैग्नीशियम, अब बी का नाम लिखना है, दो लिगेंड्स हैं, एक SCN है, ठीक है, SCN एक नेगेटिव लिगेंड है, थायोसायनो, देखिए SCN थायोसायनेट या थायोसायनो, मैग्नीशियम, और ये न्यूट्रल लिगेंड है वाटर। अल्फाबेटिक ऑर्डर देखिए, थायोसायनो में T आता है, वाटर में एको आता है, तो पहले वाटर आना चाहिए, मैग्नीशियम डाई AQUO एको, टेट्रा थायोसायानो, मैग्नीशियम डाइको टेट्राथायोसायानो निकल। अच्छा निकल लिखें, क्या लिखें, निकलेट आएगा क्योंकि ए मौजूद है ना, ओरिजिनल नेम के साथ AT लग जाएगा, निकलेट, ठीक है, निकल निकलेट हो जाएगा। अब चार्ज लिखना है, चार्ज कितना आ रहा है जरा चार्ज भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम के एक एटम पे +2 होता है, वाटर पे 0 होता है, SCN पर एक पर -1 होता है, 4 पर -4 हो जाएगा, तो +2 और -4 बैलेंस कर लो, कितना बचा, अगर बराबर करना है तो +2, निकल पे आ जाएगा 2 चार्ज, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लो, NH4 Cr NO2 थ्राइस और H2O थ्राइस। अब इसमें आप नाम लिखेंगे, पहले नाम ए का आएगा, ये ए है, ये बी, ये बी, ये सी, तो हो जाएगा अमोनियम, ठीक है। ए की जगह पे NH4 होता है, इसको अमाइन मत लिखना, ये अमोनियम है, ठीक है। बी की जगह पे NH3 आता है, ये अमाइन कहलाता है, फर्क है दोनों में, ठीक है, अमोनियम। अब बी में NO2 है नाइट्रो और H2O है
एक्वा, तो पहले एक्वा आएगा फिर नाइट्रो आएगा, ठीक है। अमोनियम ट्राई एक्वा ट्राई नाइट्रो, नहीं नाइट्रेटो है, नाइट्रीटो है, सॉरी NO2 है, नहीं NO3 होता तो नाइट्रेटो होता, NO2 है तो ये नाइट्रीटो हो जाएगा, ट्राई नाइट्रीटो, ठीक है। ट्राई नाइट्रीटो, नाइट्रीटो क्रोमियम, नहीं क्रोमियम नहीं आएगा, आखिर से IUM हटा दें और आखिर से IUM हटा के ATE लगा दें, क्रोमेट। क्यों? क्योंकि A है ना बेटा, A मौजूद है। तो अब मुझे चार्ज बैलेंसिंग करनी है, मैं चार्ज बैलेंसिंग कर लेता हूँ। NH4 पर चार्ज होता है +1, NO2 H2O पे 0, NO2 पे -1 होता है, एक पर -1 होता है, 3 पे -3 हो जाएगा। तो -3 यहाँ से आ रहा है, +1 यहाँ से आ रहा है, बैलेंस करने के लिए +3 बनाने के लिए +2 चाहिए होगा क्रोमेट। तो ये हो गया इसका नाम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, MnOH ट्वाइस En ट्वाइस CO3। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम MnOH ट्वाइस NH2, पेपर में ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आया है, यानी कि इथाइलिन डायमाइन को अगर खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और बंद करके लिखेंगे तो EN लिखेंगे। तो आपको दोनों बातें बता दी ताकि आपको पता हो, पेपर में आए तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो गया। अब आपके पास B, ये भी B है, ये C है और ये D है। तो ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। इसका ये शुरू होता है E से, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और ये शुरू होता है H से, हाइड्रोक्सो, पहले E आता है बाद में H आता है ना। तो ये हो जाएगा बिस इथाइलिन डायमाइन ठीक है, बिस इथाइलिन डायमाइन EN। और अच्छा, बिस क्यों लगाया, डाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, और ऑर्गेनिक में मैंने बताया था कि जो है ये डाई नहीं लगाते, बिस लगाते हैं। तो बिस इथाइलिन डायमाइन, यहाँ पर आएगा डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो मैंगनीज, मैंगनीज कार्बोनेट, डी उसके बाद कार्बोनेट। अच्छा, मैंगनीज का चार्ज क्या है, चार्ज बैलेंसिंग कर लो। OH के ऊपर -2 होता है और CO3 के ऊपर भी -2 है। अच्छा, OH एक पर -1 होता है, 2 पे -2, CO3 पे भी एक पे -2 होता है, EN पे 0 होता है। माइनस माइनस मिलकर हो गए -4। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैंगनीज के ऊपर चार्ज होना चाहिए +4, -4 हो रहा है तो प्लस भी 4 ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कॉम्प्लेक्सीज के नाम की, इसको आप देख लें। कुछ और हमारे पास ये मैंने मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप इनके आंसर्स को देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए हैं, आंसर्स भी साथ ही लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अगर कुछ प्रैक्टिस घर पे बैठ के करना चाहें तो कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह साथ साथ लेते रहिएगा रिकॉर्डिंग में। देख लीजिए, नाम मैं साथ साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कुछ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आइंस की। अगर आइंस आ जाए तो क्या करेंगे, मतलब बजाय पूरा कंपाउंड आने के एक कॉम्प्लेक्स आइन आ जाए, नेमिंग ऑफ
कॉम्प्लेक्स आइन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स आइन जब भी आएगा ना तो वो आपके पास एक मतलब ए और डी नहीं होगा कॉम्प्लेक्स आइन में, सिर्फ बी और सी होगा। जैसे आपके पास आया फॉर एग्जांपल Fe और CN6। अब इस आइन के ऊपर चार्ज आपको नजर आ रहा है -3। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? वही है, बी ये है, सी ये है, पहले बी का नाम फिर सी का नाम, तो क्या आएगा नाम? हेक्सा सायानो फेरेट। अच्छा, फेरेट के ऊपर चार्ज क्या है? अच्छा, पहली बात तो सर आपको कैसे पता चल रहा है फेरेट है? बेटा एनाइन देखो ना, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मैंने बात ये जब समझाया था तो आपको ये तो समझाया था कि अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो यानी कि उसके ऊपर माइनस चार्ज हो तो ATE लगता है, तो फेरेट चार्ज क्या होगा? 3 होगा। आपको कैसे पता चला सर? बताता हूँ। देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज क्या बच रहा है? -3 बच रहा है ना। तो जो चार्ज टोटल बच रहा है उसको आप इक्वल टू के राइट साइड पे ले लो। अब लेफ्ट साइड पर क्या चीजें हैं? सायानो है, और सायानो के ऊपर चार्ज होता है -1, और टोटल सायानो कितने हैं? 6 हैं। और आयरन का चार्ज आपको निकालना है, प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, और ये हो गया -3। अब Fe को यही रहने दो, -6 को दूसरी तरफ भेजो, तो ये हो जाएगा +6, ये हो गया 3 प्लस का। आयरन क्या हो गया आपके पास? +3। सिंपल। पोटेशियम सॉरी हेक्सासायनो फेरेट, और आखिर में आपने, क्योंकि ये आइन है तो आपको आखिर में लफ्ज आइन लगाना पड़ेगा। याद रहे ये जो चार्ज होता है ना ये ट्रांजिशन मेटल का होता है। अक्सर बच्चे ये जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज दिया होता है इसी को चार्ज समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल का चार्ज लिखा जाता है हमेशा। कुछ और एक आध आइंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लैटिनम, वाटर, अब यहाँ देखिए, ये बी, ये बी, ये सी। पहले बी का नाम आएगा, वाटर है और अमाइन है, इसको एक्वा कहते हैं, इसको अमाइन कहते हैं। अब पहले नाम किसका लिखें सर? अमाइन का लिखें या एक्वा का लिखें? बेटा दोनों में ए आता है सर, ए कॉमन है। अब क्या करें? दूसरा अल्फाबेट देखो, अमाइन में ए एम है, एक्वा में ए क्यू है। क्यू बाद में आता है, एम पहले आता है, तो अमाइन पहले आएगा। टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, वाटर आ गया, टेट्रामाइन डाई एक्वा। फिर आ जाइए प्लैटिनम, ठीक है। अब प्लेटिनम पे चार्ज क्या है? जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज मुझे नजर आ रहा है वो तो है +4, तो इसको राइट हैंड साइड पर ले लीजिए, यहाँ पर करता हूँ +4, इसको नीचे ही कर लेता हूँ यहाँ पे +4। अमाइन पे 0 है और वाटर पे भी 0 ही है, तो प्लेटिनम के ऊपर क्या चार्ज होगा? 0 वही रहेगा, प्लेटिनम +4 आ जाएगा, यानी प्लेटिनम पे +4 चार्ज है, 4। और आखिर में लफ्ज क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आइन है तो आखिर में लफ्ज लगा देंगे आप, आइन। सब खत्म हो गई बात। और करते हैं लास्ट एग्जाम्पल ताकि ये भी बात क्लियर हो जाए। FeNO3 ट्वाइस और SO4 ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास? -3 आ रहा है। ये बी, ये बी, ये सी। अब ये सल्फेट है, ये नाइट्रेट है। पहले एस आता है, पहले एन आता है, पहले एन आता है, ठीक है ना। तो पहले इसका नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा
डाई नाइट्रेटो है ये, ठीक है, डाई नाइट्रेटो क्योंकि नेगेटिव लिगेंड होता है। और फिर आ जाएगा सल्फेट का डाई सल्फेटो, डाई नाइट्रेटो डाई सल्फेटो। अच्छा, आयरन का नाम लैटिन नेम आएगा विद एटी क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। डाई नाइट्रो डाई सल्फेटो, फेरेट। चार्ज क्या आएगा सर फेरेट के ऊपर, अभी चार्ज भी देख लेते हैं बेटा। देखिए -3 ब्रैकेट के लेफ्ट राइट इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले लें जो ब्रैकेट के ऊपर नजर आ रहा है। सल्फेट का चार्ज क्या होता है, एक पर -2 होता है, दो है तो -4 हो जाएगा। तो बल्कि मैं एक एक स्टेप करके करता हूँ ताकि समझ में आए। एक पे -2 होता है, यहाँ कितने हैं सल्फेट, टोटल 2 हैं। नाइट्रेट पर एक पर -1 होता है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। और आयरन का मुझे मालूम करना है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। तो ये इन दोनों को सॉल्व किया, हो गया -6 और ये हो गया -3। अब Fe को आपने जब -6 को उधर भेजेंगे तो -3 से ये हो जाएगा +6। Fe के ऊपर जब आपने इसको सॉल्व किया -3 + 6 क्या आ गया, प्लस का 3, यानी कि Fe के ऊपर चार्ज क्या है, 3 और आखिर में आप लगा देंगे आइन। एक लास्ट एग्जांपल आइन की और कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास निकल SCN ट्वाइस और NCS 4 के ऊपर चार्ज बच रहा है -4। सही। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के तहत ये थायोसायानो है और ये आइसोथायोसायानो है। पहले आइसो आएगा बिकॉज आई, टेट्रा आइसो आयो सायानो हो जाएगा डाई थायोसायानो। सॉरी बेटा थोड़ा सा इशू हो गया था। तो ये हो गया टेट्रा थायोसायानो, हो गया डाई थायोसायानो, टेट्रा थायोसायानो डाई थायोसायानो। उसके बाद निकल, अच्छा निकलेट होगा ये, याद रखिएगा ये होगा निकलेट बिकॉज ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। चार्ज, चार्ज बैलेंसिंग देख लीजिए, NCS -4, इधर भी आ रहा है -4। एक पर -1 होता है, 4 पर -4 हो जाएगा प्लस, और SCN पे -1 होता है, 2 पर -2 हो जाएगा -2 और निकल वहीं रहेगा। सॉल्व कीजिए तो निकल हो गया, ये हो गया -6, ये हो गया -4, निकल वहीं रहेगा, -6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, निकल हो जाएगा 2, हो जाएगा निकलेट 2, ये हो जाएगा आइन। ठीक है जी। तो इस तरीके से आइंस के नेमिंग करते हैं। होप सो आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई हो। ये एक ब्रीफ लेक्चर कोशिश की थी बनाने की जो आप लोगों के एप्टीट्यूड के लिए और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए एडवांटेजियस होगा मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह अभी अगला जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ थोड़ी देर में वो ऑर्गेनिक क्या UPSC का है वो भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। और ये सारी चीज़ों को अपने पास नोट कर लें या स्क्रीन शॉट्स ले लें। अदरवाइज जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनके ऊपर मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।